नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप सब इस तथ्य से अच्छे तरीके से अवगत हैं कि पिछले कुछ दिनों में पंजाब में क्या घटनाक्रम हुआ है। किस तरीके से खालिस्तान की बात करने वाला चूहे की तरह दुम दबा करके भागा है। सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं। एक सवाल तो यही है कि इतने हजार पुलिस कर्मियों के बीच वो भाग कैसे गया और उसको पकड़ा क्यों नहीं जा पाया। सवाल ये भी उठ रहे हैं जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी उठाए हैं, और ये भी उठ रहे हैं कि हथियार बरामद हुए हैं, नक्शा बरामद हुआ है, नोट बरामद हुए हैं, फंड के सोर्स पता लगे हैं। नशा मुक्ति केंद्र की आड़ में वो युवाओं का ब्रेन वॉश करके एक निजी आर्मी बना करके फिर वही हालात पैदा करने की दिशा में बढ़ रहा था, और पंजाब सरकार के खुफिया तंत्र को या पंजाब सरकार को इसके बारे में भनक तक नहीं लगी। और इसके बावजूद कि उसका दुस्साहस देखिए कि वो पालकी की आड़ में, गुरु ग्रंथ साहब की पालकी की आड़ में हजारों की भीड़ लेकर के अजनाला थाने पर पहुंच जाता है और इतना प्रेशर बिल्डअप कर देता है कि जो उसका साथी अपहरण के मामले में उठाया गया था उस तक को मासूम बता करके रिहा करवा लेता है। लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्र की सख्ती के बाद वहाँ की पुलिस अब हरकत में आई है, वहाँ की सरकार हरकत में आई है। लेकिन ऐसा लगता है कि देर हो गई है, कहीं वो नेपाल के रास्ते विदेश ना भाग जाए और फिर जो आईएसआई पहले भी करती रही है वही खेल पंजाब में शुरू ना हो जाए। इस पर और इससे जुड़ी हुई कई दूसरी घटनाओं पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं आपके जाने पहचाने चेहरे, बहुत ही सुरक्षा के मामलों में भी, पंजाब के मामलों में भी, पाकिस्तान और इस पूरे दक्षिण एशिया का जो घटनाक्रम है उस पर बारीक नज़र रखने वाले रमनीक सिंह मान। रमनीक जी नमस्कार, बहुत सत स्वागत है श्रीकाल। आपका। सत श्रीकाल, नमस्ते, जय हिंद जी। बहुत स्वागत है रमनीक जी। सबसे पहला सवाल तो यही है कि इतना कुछ होता रहा, ये भी पता चल रहा है कि वो लड़कों को ट्रेनिंग दे रहा था, निशानेबाजी सिखा रहा था। अब तो हथियारों को साफ करने के वीडियो भी रिलीज हो गए हैं, सामने आ रहे हैं। फंडिंग का भी पता लगा, नक्शा तो पहले ही इसने बाहर कर दिया था, उसमें पता नहीं कहाँ कहाँ तक का एरिया ले लिया था। पंजाब सरकार को कुछ पता नहीं चला रमनीक जी। वो हथियार साफ करना एक बात है और खुद का सफाया करवा लेना दूसरी चीज है। तो ये भारत है, ये बहुत ताकतवर देश है। ये दूसरा विषय है कि ये अपनी ताकत का प्रदर्शन करता नहीं है। पर ये समझ लेना किसी के द्वारा कि अगर आप किसी विषय को लेके आप थोड़े से उसको लेके टॉलरेंट हैं, आप उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि ये मुल्क कमजोर है। ये बहुत मजबूत मुल्क है और ये ऐसा मुल्क है जो अच्छे अच्छों के नाकों तने चले चने चबवा दे। तो ये वहम जो है ना, ये पाल रखा था खालिस्तानियों ने बहुत लंबे समय से। तो अब आखिरकार जो है, ये धीरे धीरे आप देखिएगा कि ना सिर्फ भारत में बल्कि बाहरले देशों में भी ना, इवन द वेस्ट, पश्चिमी देशों को भी थोड़ा सा जागना पड़ेगा और वो प्रेशर बनाया जाएगा। उसके बाद ये लोग सब लाइन पे आएंगे। अब दूसरी बात के, क्या पंजाब सरकार को इस बात का इल्म नहीं था? क्यों नहीं था? जब आपके इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के ऊपर रॉकेट लॉन्चर दागा जाता है, आपके पुलिस चौकी के ऊपर रॉकेट लॉन्चर दागा जाता है, आपके स्टेट के अंदर जब गैंगस्टर्स और आतंकवादी इतने एक्टिव हो जाते हैं, और मैंने आपसे, देखो, पता नहीं कितने लोगों ने इस बात पे ध्यान दिया नहीं दिया, मैं टीवी चैनल्स पे बार बार कह रहा था, पंजाब चुनाव से पहले जब लुधियाना कोर्ट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तब मैंने कहा था कि जितनी पार्टियां यहां पे चुनाव लड़ रही हैं उसमें एक पार्टी और जोड़ लीजिए, और वो पार्टी है पाकिस्तान की आईएसआई। अब वो कहते हैं कि साहब हमारे देश के अंदर कैसे ऊपर, अरे हमारे अपने ही तो गद्दार हैं, हमारे अपने ही तो गद्दार हैं जो उनसे पैसा लेते हैं, उनसे लॉजिस्टिकल सपोर्ट लेते हैं।
और गद्दार की परिभाषा क्या होती है? हाउ एल्स डू यू डिफाइन अ ट्रेटर? कैसे डिफाइन करोगे आप? ऐसे तो डिफाइन करते हो। जो जहां का खाता है वहीं के जो उजाड़ता है। तो ये बातें सरकार को वाजे पता थी। और अगर आपको ध्यान में हो चोई साहब, तो पिछले साल 11 मार्च 2022 को एक इंटरव्यू मैंने कहा था कि ये लोग खालिस्तानियों के कट्टर समर्थक हैं। अभी थोड़े दिन पहले भगवंत सिंह मान ने जो अपनी प्रेस ब्रीफिंग दी, उसके अंत में उन्होंने जय हिंद कहा। वो पहला ऐसा अवसर था पूरे एक वर्ष से कुछ अधिक समय में जब उन्होंने जय हिंद कहा था। नहीं तो वो इनकलाब जिंदाबाद कह के चले जाते थे। इससे आगे कभी नहीं बोले वो आएंगे सत श्री अकाल मैं थोड़ा अपना भगवंत मान जातिवारी इनकलाब जिंदाबाद। पहली बार जय हिंद बोला है तो वो अभी नए नए देशभक्त बने हैं। अभी ताजा ताजा देशभक्ति उनके अंदर आई है। वो भी कब? जब मैंने जैसे कहा था थोड़े दिन पहले कि ये जब सफाई के लिए झाड़ू चाहिए, तो जब और आपको डीप क्लीनिंग चाहिए ना, तो आपको झाड़ू के पीछे डंडा डालना पड़ेगा, तब ये डीप क्लीनिंग होएगी। तो ये डीप क्लीनिंग का समय अब शुरू हुआ है। और ये लोग चाहे वो कुलतार सिंह सिद्धवा हो जो पंजाब के असेंबली के स्पीकर हैं, वो कनाडा जाते हैं तो वो नॉन खालिस्तानीज के साथ मिलते हैं, उनके साथ अपना मेल मिलाप करते हैं। और चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, इससे पिछले चुनाव में वो नॉन खालिस्तानियों के साथ उनके घर पे ठहरे हैं। और इनका पूरा का पूरा जो एक ऑपरेट करने का तरीका है, वो ये इन्होंने गैंगस्टर्स के साथ मिली भगत करके उनका समर्थन लिया जेलों के अंदर से। गैंगस्टर्स के ये है कि जो एक पकड़ा गया है, चाहे वो सरगना है, चाहे उनका ऑपरेटिव है, कोई भी है, वो जेल के अंदर है, पर उनकी एक टीम पूरी बाहर भी रहती है। तो इनका कहीं ना कहीं पे बैक टाइम था, और अभी पे बैक टाइम चल ही रहा है इनका। अभी देखिए कि चोई साहब, आपने पता नहीं ध्यान दिया है या नहीं दिया, 2 इंटरव्यू बैक टू बैक किए हैं जगमिंदर पटियाल के साथ लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के अंदर से। जी जी फिर जी। जी, फिर 2 गैंगस्टर्स की हत्या होती है पंजाब की ही जेल में, और वहां से फेसबुक लाइव किया जाता है। ऐसा पहली बार होता है कि एनआईए किसी जेल के ऊपर जाके रेड करती है। वो भी हुआ है, वो पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने रिकॉर्ड स्टैब्लिश किया है, अमृतसर जेल के ऊपर वो हुआ है। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की जो धज्जियां उड़ाते हैं ये, जो जैसे इन्होंने दिल्ली के अंदर, देखिए क्या है कि इसको गौर से समझना, एक पैटर्न है दिल्ली में भी पंजाब में भी। दिल्ली में एलजी के साथ सीधा टकराव, पंजाब के अंदर महामहिम गवर्नर के साथ सीधा टकराव। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, ये जो जितने तमाम लोग हैं ना जो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज करते हैं, जो कहते हैं कि हम मानते ही नहीं भारत अखंड है, हम कहते हैं कि जी ये तो हमारा हिस्सा है और हम भारत से लेंगे, हम बाकी जो पाकिस्तान की तरफ का पंजाब है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। वहां पे भी जो ऐतिहासिक गुरु घर हैं, जो गुरुद्वारे हैं, उनकी हम बात नहीं करेंगे। वहां पे भी जो लाखों एकड़ जमीनें हैं जो विस्थापित होकर वहां से आए पाकिस्तान से, मैं सिखों की बात इसलिए करता हूं क्योंकि ये सारी बातें करने वाले मोस्टली सिख्स हैं। वहां से विस्थापित होकर आने वाले बहुत बड़ी संख्या में हिंदू भी तो हैं। उनकी भी जमीनें, घर, कारोबार सब कुछ छूट गया वहां पे। बात करनी तो उसको वापस लेने की बात करो, रिक्लेम करने की बात करो। तो ये कई सारी चीजें हैं चौधरी साहब, ये लेयर्स के अंदर लेयर्स हैं जहां पे ये इतने ज्यादा एक्सपोज हो चुके हैं। अब चाहे बाहरले मुल्कों में बैठे हुए इनके समर्थक हो, जो कॉमन सिटीजन है। अब कॉमन सिटीजन के अंदर एक चीज बड़ी मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि विदेशी मुल्कों ने, पश्चिमी देशों ने हमेशा ही दुनिया को असंतुलित रखने का प्रयास किया। जी जी। बहुत लंबे समय से वो गुलाम बना के जिन देशों पे राज करते रहे, उनकी आजादी उनको कभी हजम नहीं हुई। आज भी आप देखें तो अफ्रीका के अंदर एक सूडो कंट्रोल इनका है। आज भी अगर आप देखें तो ये किसी ना किसी तरीके से ये चाहते हैं कि भारत डिस्टेबलाइज्ड रहे। भारत को तोड़ने का काम सबसे पहले अंग्रेजों ने किया। ये जो आजादी के परवाने थे, आज ये खालिस्तानी खड़े होकर भगत सिंह को गद्दार बताते हैं, इनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं भाई? हु आर दे? कौन है ये लोग? ये अपनी 2 3 4 नस्लें पीछे की बताएं, ये कहां से आए हैं चल के? और पीछे चले जाएंगे तो इनको पता लगेगा कि ये वास्तव में कहां से निकल के आए हैं।
इनके रिलीजियस रूट्स क्या है इनको पता लगेगा। ये जो देखिए बातें करना बहुत आसान है ओंकार जी, पर ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि गोरा कभी नहीं चाहता कि एक ब्राउन मैन भूरा आदमी जो है वो एक पूरा मुल्क ग्रो कर जाए और वो एक सॉलिड स्टेट बन जाए। जैसे रशिया है, चाइना है, फ्रांस है, ये सॉलिड स्टेट्स हैं। इंडिया को ये चाहेंगे कि ये एक जेली स्टेट में रहे, जब चाहे इसको पिघाल लिया हमने, जब चाहे इसको वापस जेली कर दिया, पर ये सॉलिडिफाई हो कभी, ये इनके हित में नहीं है, ये इनके हक में नहीं है। तो इनका प्रयास निरंतर यही रहता है। इसीलिए जितने सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं, जितने ऐसे एलिमेंट्स हैं दुनिया के जो डिस्टेबलाइज करते हैं, उनको ये पैसा भी देते हैं, उनको ये ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको ये हथियार भी देते हैं और उनको ये एक सपोर्ट भी देते हैं। कहीं कहीं का उठा के देख लीजिए आप, कहीं का। सीआईए ने तालिबान को तैयार किया यूएसएसआर के खिलाफ। सीआईए ने तमाम दुनिया के अंदर कितनी जगह रिवोल्ट्स खड़े किए। एक डीप स्टेट है, एक इनकी, देखिए वॉर इज अ इंडस्ट्री, जंग धंधा है। जब सब जगह पीस हो जाएगा, जो हमारी जो एक संस्कृति है, जो हमारी सिविलाइजेशन है, वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करती है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वतदा भला, सबके भले की बात करती है। उसके अंदर ये लोग विश्वास नहीं करते। ये सिर्फ अपना भला मांगते हैं, अपना भला सोचते हैं, और अपने भले के लिए कितनी हजारों लाखों लाशें गिर जाए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी माएं अपने बेटे खो दें, कितनी पत्नियां अपने पति खो दें, कितनी बहनें अपनी भाई खो दें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी औरतों की इज्जत बेआबरू हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने बच्चे भूखे सोए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको चाहिए पैसा, और जंग धंधा है, और ये गंदा धंधा, और ये करेंगे, ये करते आए हैं। और ये सारी जिम्मेवारी जो है समझने की, दुनिया धीरे धीरे जाग रही है, समझ रही है। जो पश्चिमी देशों का वर्चस्व है वो धीरे धीरे टूट रहा है, भारत उभर रहा है, भारत कामयाब हो रहा है, और ये किसी को हजम नहीं होता। इसलिए रिसर्जेंस है। इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान है, पैसा वेस्ट का, चाइना का है, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट वेस्ट का है। उनको जमीन दे रखी है, उनको जगह दे रखी है, उनको भारत के एम्बेसीज के ऊपर, मिशंस के ऊपर ये खुलेआम अटैक करने देते हैं, भारत का झंडा जलाने देते हैं। तो एक जितनी भी डिप्लोमेसी होती है, दुनिया की डिप्लोमेसी, वो रेसिप्रोकेशन के ऊपर होती है। तो जब आपको जवाब टिट फॉर टैट में मिलता है ना, ये जो गांधीयन आइडियोलॉजी ना कि दूसरा गाल आगे कर दो थप्पड़ खाने के लिए, वो सब नहीं चलेगा। अभी वो जैसे ब्रिटिश एम्बेसी के आगे से हटाया सिक्योरिटी, लेट देम फील द हीट, लगने दो सेक थोड़ा सा, उनको पता लगने दो कि एक्शंस हैव रिएक्शंस। तो ये चीजें ना सिर्फ डिप्लोमेसी के अंदर, ये चीजें मिलिट्री के अंदर, ये चीजें ग्राउंड रियलिटीज को लेके, और ये जितनी पाकिस्तान के अंदर बैठी दहशतगर्दी तंजीमें हैं, और ये लश्कर खालसा खड़ा कर दिया पाकिस्तानियों ने नया, और ये जितने वेस्ट के अंदर, यूके में, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में बैठे हुए खालिस्तानी, इनको समझ लेना चाहिए कि टिट फॉर टैट आपके रास्ते भी आ रहा है। मान साहब, आपने एक बहुत संवेदनशील बात कह दी। मैं सबसे पहले इसी पर आता हूं, हालांकि कुछ दूसरे क्वेश्चंस थे, उन पर जाने वाला था। ये जो तथाकथित मूवमेंट है, इससे सिक्खी को कितना नुकसान हुआ है? ये एक्चुअली देखिए, पहली चीज तो ना, ये भावनात्मक रूप से अगर आप सिक्खी से जुड़े हैं ना, तो आप इस चीज को महसूस कर पाएंगे कि इन लोगों ने कितना नुकसान पहुंचाया सिक्खी। ये कौम ने जो इज्जत कमाई है ना, जो दुनिया में आप जाते हैं, सरदार जी, दस्तार की इज्जत है, और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस करती हैं महिलाएं सिखों के आसपास की, ये कॉमन चीज थी जी। आज की बात नहीं कर रहा मैं, पहले, अब तो खैर ओला उबर ये सब चल पड़ा। पहले बेटियों को माता पिता कह के भेजते थे, बेटा अगर सरदार जी ड्राइवर मिल जाए ना, उनके साथ आप बैठ के आ जाना। अगर आपकी गाड़ी में सरदार जी बैठे हैं तो आपके साथ गलत नहीं हो सकता। अगर आप बस में सफर कर रहे हैं, सरदार जी बैठे हैं, तो वो देख लेंगे। तो ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो थी, जो आज भी बहुत हद तक कायम है, उसको इन जैसे लोगों ने चोट पहुंचाई है, इन जैसे लोगों ने उसको धक्का पहुंचाया है। सिक्खी की जो इज्जत है, वो सीस दे के, वो बलिदान दे के, वो आरों से चिरवा के, वो रुई के अंदर लपेट के जल के, तत्ती तवी दे उत्ते गर्म तवे के ऊपर बैठा के, हमारे गुरुओं ने
अपनी सीस दिए हैं, गर्म तवे पे बिठा के उनके ऊपर गर्म रेत डाल के उनको कत्ल किया है। तो सिखों ने जो इज्जत कमाई है ना, वो ये इन लोगों को समझ में नहीं आती। ये लोग प्रोपागैंडिस्ट्स हैं, ये लोग एक दुश्मन देश के प्रोपागेंडा में आए हुए हैं, और ये वैसे ही लोग हैं जो एक जमाने पे मुगलों के साथ मिलके मुखबरी करते थे सिखों की। ये उन्हीं कैटेगरी, उसी कैटेगरी के लोग हैं। ये उसी कैटेगरी के लोग हैं। इनको ना तो सिक्खी समझ में आती है, ना इनको सिख कौम के जो पिछले बलिदान है, हाँ इसके ऊपर ये कूदेंगे जरूर कि जी सिखा ने बलिदान देते, जी सिखा ने आजादी ली, बिल्कुल किया, इसके अंदर कोई संदेह नहीं है। पर तुम आज क्या कर रहे हो? जब लॉर्ड रैडक्लिफ आया, उसने एक लाइन चला दी, तब क्यों नहीं बोले भाई? तब नहीं बोले कोई बात नहीं आज बोल लो? गुजरांवाला, लाहौर, रावलकोट, नीचे आ जाओ आप इस्लामाबाद, जो रावलपिंडी था वो, ये सारे इलाके सिखों के हैं, डोमिनेंट इलाके थे सिखों के। ननकाना बिल्कुल। साहब है, करतारपुर साहब है, मांगो, चांग मुल्तान सारा थोड़ा ही है, मांगो ना। चलो लाहौर हम भी। लगते हैं आपके साथ, लेते हैं ना। ये क्या मतलब होता है कि शिमला कैपिटल बनेगा? अब जाके हिमाचल में पूछो ना, शिमला में आप कराओ एक बार रेफरेंडम, आपको पता लगेगा, मार मार जूते आपको भागेंगे लोग वहां से। शिमला कैपिटल बनाएंगे खालिस्तान का? क्या बेवकूफो, मतलब इनका बिल्कुल ही दिमाग जो है ना संयम से बाहर है। और ये लोग ये हरकतें करते हैं। धर्मशाला के अंदर जो विधानसभा है हिमाचल की, उसके बाहर जाके लिखते हैं, डिफेस करते हैं। दुनिया भर के अंदर मंदिरों के अंदर जाके वो मंदिरों के बाहर डिफेस करते हैं। हिंदुस्तान के जो महत्वपूर्ण दिन है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 14 अगस्त को ये एक्चुअली सेलिब्रेट करते हैं, दे सेलिब्रेट जी ऑन जी 14। जी। तो 26 जनवरी है, 26 जनवरी को ये लोग हिंदुस्तान का झंडा जलाएंगे बाहर कहीं जाके। तो ये सब तमाशे इन्होंने लगा रखे हैं, और ये दिस ब्रिंग्स अ बैड नेम टू द सिक्स। और हम जैसे जो देश से अपने प्रेम करने वाले, अपने देश को, भारत को, धरती को अपनी मां मानने वाले, अब ये बोलते थे भारत माता क्यों बोलते हो तुम? तो गुरबानी में शब्द है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। तो गुरबानी में धरती को माता कहा है। तो धरती माता है तो भाई मेरी जन्मभूमि तो यही है, मैं इसको अपनी मां मानता हूं, और मैं सिक्की में रह के अपनी मां मानता हूं। तुम्हारे पास कोई बिल्कुल और सही। तुम्हारे पास कोई और लॉजिक है बताओ? तुम करेंगे ये मुट्ठी भर, इतने से हैं ये, चिल्ला चिल्ला के ये लोग करेंगे और बदनाम करेंगे एक मेजोरिटी को। इसलिए मैं कहता हूं कि ये साइलेंट मेजोरिटी, हम जैसे जो चुप रहने वाले लोग हैं ना, हमारा फर्ज बनता है कि हम खुल के सामने इनको कन्फ्रंट करें और इनके मुंह पे तमाचा मारा जाए। नॉट लिटरली, ये नहीं है कि वायलेंस को मैं सपोर्ट नहीं करूंगा इस मुद्दे में, पर इनको ऐसा माकूल जवाब मिले कि इनको याद रहे। और ये मारने की धमकियां भी तभी देते हैं हम जैसों को, जब इनके पास कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती हमारे से बात करने के लिए, इनके पास कोई फैक्ट्स नहीं होते इनकी तरफ। भाई ये सर्टिफिकेट बांटते हैं, तू गद्दार है, तू सिख नहीं है, तू ये है, तू वो है, बिकॉज दे डोंट हैव अ लॉजिक। तो ये लोग इस तरीके से बदनाम करते हैं सिक्खी को। मान साहब, पन्नू का बयान देख रहा था, जब से ये चूहे की तरह भागा है दुम दबा करके, इसके बहुत सारे भेद भी इधर खुले हैं। पुलिस ऑफिसर्स की लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, देश विरोधी ताकतों से ये मिला हुआ है, और ये पाकिस्तान के आईएसआई का एजेंट है। हथियार, ट्रेनिंग, नशा मुक्ति केंद्र की आड़ में नौजवानों को बरगलाना, बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। अय्याश भी है ये भी, कई लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा था ये भी। इनकी पत्नी भी ब्रिटेन में एक बार गिरफ्तार हो चुकी है, फंड जुटा रही थी। इतनी सारी विशेषताएं उसकी पता चल रही हैं, जिसको सिखों की एक जमात अंधी होकर के इनके पीछे लगी हुई थी, और भाई करके जो है उनको संबोधित कर रही थी और हीरो बना रही थी। ये इस तरह का कोई भी आ जाए और एक बाना धारण कर ले, और उसके बाद अलगाववाद की बात करने लगे, खालिस्तान की बात करने लगे, चुनौती देने लगे, उसको हीरो क्यों बना देते हैं पंजाब के लोग? ऐसा है कि इसके आने से पहले एक पूरी पीआर एक्सरसाइज हुई है। जो मुद्दे ये लेके आया, देखिए कहीं ना कहीं पंजाब के ना पॉलिटिशियंस की भी कमी है, और पंथिक लीडर्स की। पंथिक से मेरी मुराद है कि जो
रिलीजन की, यानी कि धर्म की राजनीति करते हैं, जो धर्म के आगू हैं, नेता हैं, उनकी कमी रही है। अगर कन्वर्जन को एसजीपीसी के द्वारा समय से रोक लिया जाता तो आज कन्वर्जन एक बड़ा मुद्दा ना बनता। अगर ड्रग मेनेस को या सब्सटेंस कंजम्पशन को पंजाब के अंदर समय सिर कंट्रोल कर लिया जाता, इस स्थिति को काबू में कर लिया जाता, तो अमृतपाल जैसे लोगों को यह मुद्दा ना मिलता। अगर अनएम्प्लॉयमेंट को पंजाब के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इंडस्ट्री को लेके कोई बड़े कदम उठाए जाते सरकार के द्वारा, तो ये मुद्दा ना बनता। एजुकेशन को लेके अगर संजीदगी होती, और मैं एजुकेशन से मेरी मुराद है आप नीचे से एकदम प्राइमरी से शुरू कीजिए, और आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट अफोर्डेबल एजुकेशन की बात कर रहा हूं, तो ये दिक्कत ना आती। और जो गरीब परिवार हैं सिखों के, हिंदुओं के, जिनको कन्वर्जन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, अगर उनको आर्थिक समर्थन मिलता, तो वो कभी कन्वर्जन की तरफ ना जाते। और अगर गुरुद्वारों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन ना होता, मैं ये बात खुले में कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात आप कर किया रहे है हैं। लोगों ने, हाँ जी बिल्कुल किया है डिस्क्रिमिनेशन। पिंडा जाओ, आप गांव में जाओ, दो गुरुद्वारे हैं, जो मजहबी सिख हैं, दलित हैं, उनके गुरुद्वारे अलग हैं, जो अपर कास्ट जट सिख हैं, उनके गुरुद्वारे अलग हैं। शमशान घाट अलग कर दिए, आप गुरुद्वारों की छोड़ो। अगर डिस्क्रिमिनेट ना करो, आप सिख ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨੋ, ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਮੰਨੋ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ है, गुरु भाई है ਤੁਹਾਡਾ। हाँ ठीक है, अगर आप और किस्म से एंगेज नहीं करना चाहते, कम से कम सपोर्ट तो कीजिए। अगर परमात्मा ने आपको दिया है तो आप उसको गरीब तक तो पहुंचाइए। सेल्फिशनेस जो है ना, वो समाज को कहीं नहीं लेके जाती। और सिक्खी सिद्धांत में है, किरत करो, नाम जपो, वर्ण छको। वर्ण छको का मतलब होता है बांट के खाओ, किरत करो होता है मेहनत करो। सिक्खी सिद्धांतों में है, वो मैं कोई बात सिक्खी से बाहर की भी नहीं कर रहा फिलहाल। तो ये जो समस्याएं हैं, ये दो लेयर्स है, मैं कह रहा था लेयर्स इनटू लेयर्स हैं। अगर जो लोग जिम्मेवार हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समय से कौम भी फिक्स कर देती, तो भी इन जैसे लोगों को स्पेस ना मिलती। पर धर्म और राजनीति को मिला दिया, एक बड़ा खतरनाक कॉकटेल कह लीजिए, कॉन्कॉक्शन कह लीजिए, जहरीला कॉन्कॉक्शन तैयार कर लिया। उसके बाद राजनीति में जब भी आए तो सिर्फ लूट पे ध्यान रहा, सिर्फ लूट पे, कि कैसे लूट सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठे कर सकते हैं अपने लिए, नॉट फॉर द गुड ऑफ द पीपल, लोगों के समाज के हित के लिए, लोगों के हित के लिए नहीं, अपने पर्सनल निजी हित के लिए आप कैसे ज्यादा कर सकते हैं, ये फोकस रहा। और एसजीपीसी के पास जो सिखा दी दसाओं का पैसा जो आप चढ़ावा देते हैं, अपने गुरु के नाम पे आप पैसा गुलक में डालते हैं, उस पैसे को अकाली दल अपने राजनीतिक कामों के लिए इस्तेमाल करता है। पूछ लो किसी को, इट हैज बिकम अ करप्ट ऑर्गेनाइजेशन। शिरोमणि अकाली दल इतनी करप्ट है कि लोगों को तो लूटा लूटा, गुरु घर को भी लूटना शुरू कर दिया। और ये चीजें डिसकंटेंटमेंट, बेअखलाकी जो है ना, वो पैदा करती है। और जहां बेअखलाकी पैदा होती है, वहां पे बगावत का एक मैदान तैयार होता है, जमीन तैयार होती है। और उस बगावत की जमीन के अंदर मौत की फसल पैदा होती है, बर्बादी की फसल पैदा होती है। और उस फसल को बीजने के लिए, सींचने के लिए और काटने के लिए अमृतपाल जैसे लोगों को देश के दुश्मन समय समय पे खड़ा करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। जब तक हम अपने लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपने लोगों का जीवन स्तर जब तक हम नहीं सुधारते, जब तक हम उनको एम्प्लॉयमेंट के अवसर नहीं देते, एजुकेशन के अवसर नहीं देते, जब तक हम उनको एक बेहतर जिंदगी नहीं देते, तब तक ऐसे लोग आगे आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। ये एक जाएगा, दूसरा फिर ये तैयार करेंगे। इनको 30-40 साल लग गए तैयार करने में, ये फिर तैयार करने में ये लगे रहेंगे, इनका काम ही है। और अब फर्ज कर लीजिए कल को पाकिस्तान अगर खत्म हो जाता है, जो होगा भी बहुत दिन का नहीं है पाकिस्तान का हिसाब किताब, बावजूद उसके वेस्ट जो है फिर लगा रहेगा। पश्चिमी देशों ने तो ये करते रहना है। ये जॉर्ज सोरोस जैसे इनके पास बहुत से लोग हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्टेबलाइज करते रहेंगे। मैंने बोला ना, जंग धंधा है, वॉर धंधा है। इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है यहाँ पे। मान साहब, 13 महीने के उस आंदोलन को खत्म कराने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने जब
नवंबर 2021 में वो कानून वापस ले लिए तीनों, तो बहुत सारे लोग नाराज हुए थे, हम भी नाराज हुए थे कि पूरा देश जो है वो इन 3 कृषि कानूनों के साथ खड़ा है, प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा है। क्यों इनको वापस लेना पड़ा? तब उन्होंने केवल ये कहकर के मामला खत्म कर दिया था कि किसानों से तो मैं माफ़ी चाहता हूँ जिनके लिए लेकर के आया था, और मैंने ये राष्ट्र हित में वापस लेने का फैसला किया है। क्या अब ये माना जाए कि प्राइम मिनिस्टर के पास वाक़ई सूचनाएँ थी? अजित डोभाल साहब ने कुछ जानकारियाँ दी थी कि ये इसकी आड़ में बहुत बड़ा खेल करना चाह रहे हैं पंजाब में और दूसरी जगहों पर? हाँ, आई एम श्योर। अब इस बात को मैं पूरी कन्विक्शन के साथ और उससे नहीं कह सकता, पर मेरे को इतना ज़रूर पता है, जैसे मैंने आपको ओपनिंग में कहा कि भारत एक बहुत मजबूत देश है जो अपनी ताकत नहीं दिखाता। तो आईड लाइक टू बिलीव कि प्रधानमंत्री जी को इस बात का इल्म था, उनको इस बात का ज्ञान था कि ये चीज़ जो देश के दुश्मन हैं, वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और कहीं न कहीं इस बात का भी उनको अंदाज़ा था कि बेहतर ये है, राष्ट्रहित में बेहतर ये है कि इस वक़्त इनको वापस ले लिया जाए। उसके पीछे 2 एक कारण और हैं। एक जी, जी। आप इसको समझिएगा कि यस, ये अलगाववाद का एक मूवमेंट जो है, ये एक बड़े पैमाने पे और मोमेंटम गेन करता और लोगों को साथ जोड़ लेते। उस वक़्त भावनाएँ बहुत भड़की हुई थी, और अगर आपको ध्यान हो चोई साहब, हमने बहुत डिस्कस किया है किसानी आंदोलन को, कृषि कानूनों को, और बहुत कम ऐसे सिख थे जो सामने आके बात करते थे, ज़बी ज़ुबान बोलते थे। पर उसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है, भारत के किसानों का नुकसान हुआ है। बिल्कुल। भारत के राष्ट्र हित में तो हुआ, किसानों को नुकसान कैसे हुआ है कि 90 के दशक में जब लिबरलाइजेशन आई, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो भारत आज इंडस्ट्री की नजर से देखिए कितना ग्रो कर गया है। कई ऐसे सेक्टर हैं जहां पे भारत नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का मैन्युफैक्चरर है ग्लोबली। आप ये देखिए कि आज हम एंटी सैटेलाइट बना रहे हैं, आज भारत की डिफेंस इक्विपमेंट्स दुनिया के तमाम जो दीगर मुल्क हैं वो मांग रहे हैं कि जी हमारे को दीजिए आप। आपका हमने ब्रह्मोस हो या तेजस हो, हमने आपसे डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करने हैं। इंडियन जो हमारे होम ग्रोन सैटेलाइट्स हैं या हमारे होम ग्रोन जो स्पेस मिशन हैं, वो मतलब नासा का जो उनको इतने वर्ष लग गए मिशन मार्स के लिए, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में भारत सक्सीड कर गया। तो मतलब जो टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अब मैं जो बेसिक बात है उस पर आता हूं कि भारत की 65-70% आबादी जो सीधे तौर पे या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है खेती से, किसानी से, अगर उनके अंदर ग्रोथ आ जाती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत छोटा है ना भारत का, कृषि बहुत जी, बड़ा जी। है। इंडिया एज अ, हम कहते हैं हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ये रेवोल्यूशन आ जाती चोई साहब, और भारत की 70% आबादी ग्रो कर जाती, इसका मतलब है कि 5 ट्रिलियन नहीं, ये 15 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बनती, और भारत विश्व का गुरु बन जाता। भारत दुनिया के अंदर नंबर 1 का देश बन जाता जो पश्चिम के वर्चस्व को ढा देता। क्योंकि पश्चिम जब ताकत में आया तो उसने अपनी सोच को इंप्लीमेंट किया, उसने दुनिया को तोड़ना शुरू किया, उसने दुनिया में जंगें लड़ाई, लड़ाइयां लगाई, और उसने दुनिया को बर्बाद किया, और वो निरंतर करता आ रहा है। इराक उसका जीता जागता उदाहरण है, अफगानिस्तान, सीरिया, ये सब तमाम देश उसके जीते जाते हुए उदाहरण है। लिबिया उसका उदाहरण है। अफ्रीका आज तक गरीब मुल्क है, वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रही। और भारत दूसरी तरफ एक लिबरल डेमोक्रेसी होने के साथ साथ एक बहुत लिबरल मुल्क भी है, जो समस्या आने पे, दिक्कत आने पे, वही वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं ना, तेरे भाणे सरबत का भला, सरबत के भले की बात करते हैं। तो दुनिया के अंदर इनका धंधा खत्म हो जाता भाई। ये जो लड़ाइयां लगवाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की सोच है कि भी हम सब साथ हैं। अगर दुनिया के अंदर एक अमन, शांति और इखलाक का माहौल पैदा हो जाए जहां पे कोई लड़े ही ना एक दूसरे के साथ, तो इनका धंधा कैसे चलेगा? मैंने बोला ना, वॉर इज अ बिजनेस, जंग धंधा है। तो इन्होंने ये अपने जितने इनके स्लीपर सेल्स हैं, पैसा फेंका, लोगों को खड़ा किया, प्रॉपअप किया, ये खड़ा हो गया, वो खड़ा हो गया, कोई इच्छाधारी आ रहा है, कोई भेष बदल रहा है, कोई मतलब टेम्परेरी किसान बन रहा है, जिसकी 2 मरले जगह नहीं है, वो अपने आप को किसान बता के वहां पे आंदोलन में बैठ रहा है, और उग्र भी हुए। एम क्या था कि भारत का किसान, भारत की 70% आबादी अगर
जाग गई, अगर वो इकोनॉमिकली जाग गई, अगर वो सक्षम हो गए, अगर उनकी कमाई आमदन अच्छी हो गई, तो भारत तो डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो है ना, ये षड्यंत्र का हिस्सा होती हैं और इनको बड़े नजदीकी से समझना चाहिए। और इस बात का इल्म था प्रधानमंत्री मोदी को कि भाई ये और दिक्कत पैदा हो और समस्या पैदा हो। उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको समझा नहीं पाया, इसलिए मैं राष्ट्र हित में ये कानून वापस लेता हूं। मान साहब, ये आनंदपुर खालसा फौज AKF तैयार की जा रही थी और जब से इसके पीछे फोर्स है, एजेंसियां हैं, तब से एक बौखलाहट देखी जा रही है। यूके से लेकर के यूएस तक, कनाडा तक, ऑस्ट्रेलिया तक कुछ कुछ बयान आ रहे हैं। पन्नू ने कहा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अब खालिस्तान की लड़ाई और तेज होगी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से अब संकल्पबद्ध दिखाई दे रही है केंद्र सरकार और हमारे NSA भी, एजेंसियां भी जिस तरीके से उसके पीछे पड़ी हैं, ये जो इनका खेल चला रहा है, इसको खत्म करने का भी शायद समय आ रहा है? देखिए, ऐसा है, लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट होता है और जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो केंद्र सरकार को ऐड करना पड़ता है। आप इसको ऐसे मान लीजिए कि एक क्वैक होता है जो झोला छाप डॉक्टर होता है। झोला छाप डॉक्टर जो है उसको पता नहीं लगता है यार ये कैंसर पनप रहा है, और वो कभी पैरासीटामोल की गोली दे देगा, कभी मल्टीविटामिन दे देगा। और जब वो हालत बिगड़नी शुरू हो जाती है और जब दिख जाता है कि ये कैंसर है, तो फिर वो बड़ा स्पेशलिस्ट और एक बड़ा डॉक्टर आके उसका इलाज करता है। आप इसको ऐसे लगा लीजिए। जी तो वो जी झोला जी। छाप डॉक्टर हैं भगवंत सिंह मान, अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने इसको बढ़ने दिया, प्रोत्साहन दिया कि यार कोई बात नहीं, होने दो। और वो स्पेशलिस्ट हैं, जिन लोगों का आपने नाम लिया वो स्पेशलिस्ट हैं, वो आए और उन्होंने इसका इलाज करना शुरू किया है। तो आप ये मान लीजिए कि ये इस कैंसर की कीमो की पहली ट्रीटमेंट है। अभी इन्वेजिव नहीं किया, अभी नॉन इन्वेजिव किया। इन्वेजिव से मेरा मतलब है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ अभी, अभी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट हुआ। अभी सिर्फ आपका इलाज दवाइयों से शुरू किया है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा आप जैसे लोगों का। और उसके लिए हार्ड मेजर्स होते हैं। जब सर्जिकल का मतलब होता है चीरफाड़ करनी पड़ती है, तो अभी भी मैं समझता हूं कि रिस्ट्रेन और संयम बरता जा रहा है जो एक्शंस हैं उनके अंदर। और ये कोई बहुत दिन की बात नहीं है। ये देखिए क्या है कि ये ग्राउंड दिया, उसको पनपने दिया, उसको बढ़ने दिया। उसका कारण था कि इन लोगों ने पैसा ले रखा था खालिस्तानियों से, उनको एक साल फ्री रन दिया। और जब बहुत हो गया, केंद्र सरकार ने जब स्टेप इन कर लिया, तो अब ये कट्टर ईमानदार भी बन गए, कट्टर देशभक्त भी बन गए। उसका कारण ये है कि पंजाब में अब 2027 से पहले अगला चुनाव नहीं आ रहा, पर इन्होंने बाकी राज्यों में चुनाव लड़ना है। आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं। तो खालिस्तान का जो सेंटीमेंट है, हो सकता है कि नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में हो, वहां से पैसा आता हो पंजाब के लिए। पंजाब में इन्होंने सरकार बना ली, अगले 4 साल कोई चुनाव नहीं है पंजाब में। बाकी भारत के अंदर अब 2024 का चुनाव आ रहा है, अन्य प्रदेशों के चुनाव आ रहे हैं, वहां पे खालिस्तानियों का समर्थन करते रहेंगे तो उनको वोट कौन देगा भाई? तो अब इन्होंने एक साल पनपने दिया और अब बोलेंगे देखो साहब, हमने वो बड़ा डॉक्टर से इलाज करवा दिया इनका। ये नहीं बोलेंगे उससे कराया, बोलेंगे हम कर रहे हैं इलाज। सिंह इज किंग कौन? भगवंत मान। तो ये इस तरीके का तमाशा जो है चोई साहब, ये लोग करते रहते हैं। दिस इज फॉर दिखावे के लिए है, और इनके इंटेंट्स जो है वो हमेशा इलेक्शन टू इलेक्शन चलते हैं। अब 24 में खालिस्तान की जो आप कह लीजिए जो टुकड़ा है, वो कोई नहीं खाता सिवाय कुछ मूर्खों के। और पंजाब के बाहर ये जो कार्ड है इनका खालिस्तान का, वो चलेगा नहीं। गोवा में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में, सब जगह रिजेक्ट हुए हैं। अभी दिखाएंगे कि साहब देखिए हमने उनके ऊपर कार्रवाई की। तो ये बहुत ऑप्टिक्स के लिए, दिखावे के लिए बहुत कुछ है। और इनकी अंदर से जो इनिशियल जो इनका सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, या जिन्होंने पैसा लेके खा रखा है, या जिन्होंने समर्थन ले रखा है, वोट ले रखे हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं इन्होंने एक साल तक उसको पनपने दिया। मान साहब के साथ बात करना हमेशा ही एक सुखद अनुभव होता है। कोशिश ये रहती है कि
हर पहलू पर उनके साथ बातचीत की जाए। मान साहब, आखिर में ये ज़रूर जानना चाहूँगा, ये जो तमाम तरह की अटकलें इस समय चल रही हैं कि पंजाब पुलिस ने, फोर्सेज़ ने, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको निपटा दिया हो, भगोड़ा भी घोषित कर दिया है, उसकी इज्जत भी 2 कौड़ी की हो गई है, उसके बारे में तमाम तरह की सूचनाएँ भी आ रही हैं, अय्याश भी था, आईएसआई का एजेंट भी था, डरपोक है, ये तो सामने बात आ ही गई है। जिस तरीके से वो पूरा बहाना चेंज करके चूहों की तरह भाग रहा है। तो आपका क्या मानना है? आपका क्या आकलन है? कहाँ होगा? कब तक हत्थे चढ़ जाएगा? अगर नहीं मारा गया तो? मैं बोलूंगा नहीं। मेरा मुंह मत खुलवाइए आप, मैं बोलूंगा नहीं। पर वो ठीक ठाक है, नहीं मारेंगे उसको। इट इज इंपॉर्टेंट टू किल द आइडिया नॉट द मैन। आदमी मारने की आवश्यकता नहीं होती। और वो निसंदेह, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि वो उसने सिक्खी बाणे को दाग लगाया है। हाँ, वो हीरो बन जाता अगर कहता है लो जी करो गिरफ्तार, ले चलो, है ना। ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪਈ ਭੱਜਾਂਗਾ नहीं, भाग गया, जुबान का भी नहीं। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत। भाग गया तू तो। ऐसे बनेगा खालिस्तान? मोटरसाइकिल पे बैठ के भाग के, ठेले पे चढ़ के भाग के, छुप के, ऐसे बनेगा खालिस्तान? ऐसे तो नहीं बनेगा। अब जो उसको भगा के ले जाने के लिए आया उसके मोटरसाइकिल में तेल ही नहीं है, वो ठेले पे रख के लेके जा रहे हैं। एक जगह पंचर हो गया। बताइए। तो मतलब कहने का ये है कि नहीं, पंचर इनका सारा आइडिया ही हुआ है। इनका सारा आइडिया ही पंचर हुआ है। और अमृतपाल सिंह का जो बैकग्राउंड है, अगर आप उसको देख लोगे तो आप बोलोगे यार ये ही इज नॉट फिट टू लीड। वो मतलब घर चलाने के लायक नहीं है। आपने उसकी वाइफ की बात की थी, वो कहते हैं ना कि भाई रब ने मलाई जोड़ी करना कोड़ी। ये तो उनका वो हाल है, जैसा ये वैसी वो है। और ये बात मैंने एक न्यूज चैनल पे कही थी जब इनकी शादी डिक्लेयर हुई थी। तब मैंने कहा था कि अच्छा, वो बाय द वे गुरपतवंत पन्नू की रिश्तेदार है। ओके, उसकी जो वाइफ है, रिश्ते में निकलती है उसके। और वो खालिस्तानी माइंडसेट के, वो पैसा और वो सब देखो। इवेंचुअली क्या है कि खालिस्तान सारा जो है ना प्रोपेगेंडा है। कैसे प्रोपेगेंडा, मैं कई बार बोल चुका हूं, और वो बात कई लोग अब बोलना शुरू कर दिया, उन्होंने, लोगों ने रेजोनेट करनी शुरू कर दी है कि खालिस्तान के झंडे के नीचे अंग्रेजी में खालिस्तान लिखा है। गुरमुखी लिखो ना। नहीं लिखोगे, गोरा नहीं पढ़ सकता गुरमुखी। गोरे को नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है, ही विल नॉट नो। वो सोचेगा हाँ होगा कुछ, पता नहीं क्या है, वो ही कांट रीड। इससे ज्यादा कमिटेड जो है ना, आप ये मान के चलिए, जो जिहादी हैं तंजीमें, ये ज्यादा कमिटेड है। इनके हर झंडे में अरबी में लिखा होगा, हर झंडे में अरबी में लिखा होगा। गोरा पढ़े ना पढ़े इनको फर्क नहीं पड़ता, तुम पढ़ पाओ ना पढ़ पाओ, उनको पता है अरबी में लिखा हुआ कुछ है। और वो कंपेल करेंगे अंग्रेज को, गोरे को, इतना इतना तंग कर देंगे, गोरा बोलेगा यार ये लिखा क्या हुआ है यार, पहले तो ये पढ़ के बताओ इसका मतलब क्या है। और यहाँ पे बिल्कुल इजी, खालिस्तान गुरमुखी में लिखो नीचे खालिस्तान, लेट द पीपल नो। भावना जुड़ी ना तुम्हारी, भावना नहीं जुड़ी हुई। ये दुकानदारी है। इनको पश्चिमी देशों से सपोर्ट मिलता है, इनको पैसा मिलता है। ये जो मतलब एक एक सनक पैदा हो रखी है ना लोगों के अंदर की, जी हमने पश्चिम में जाके बसना है, कनेडा जाना है, अहीं अमेरिका जाना है, अहीं ऑस्ट्रेलिया जाना है। वहां पे जाके जो फ्रेश नए बच्चे आते हैं उनको ये ट्रैप करते हैं, उनके असाइलम लगवाते हैं कि जी ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ हैं, ਅਸੀਂ फ्री होमलैंड मांगते हैं, ਅਸੀਂ इंडिया वापस चले गए तो सानू प्रोसिक्यूट करेंगे। मतलब कि हम खालिस्तान मांगते हैं, हमारी डिमांड खालिस्तान की, अगर हम वापस चले गए भारत तो हमारे को वहां पे प्रोसिक्यूट करेंगे, हमारे पे मुकदमे चलाएंगे, हमारे को जेल में डाल देंगे। तो ये असाइलम सीख करते हैं। और ये धंधा है वहां पे भी, वैसे भी धंधा है ये। वहां पे जो इनकी फाइलें तैयार करते हैं असाइलम की, पॉलिटिकल असाइलम की, वो पैसे लेते हैं इनसे भाई। और पंजाबी कहने पक्के होने का तरीका है। पक्के मतलब वहां पे यू गेट अ वर्क परमिट, या आप वहां पे पक्के हो जाते हो। ये दुकानदारी है। और जैसे वो पाकिस्तान के जो जितने प्रधानमंत्री आते हैं वो कटोरा लेके घूमते हैं, इनके लिए भी कटोरा है वो खालिस्तान। चद्दर मान लो, चद्दर बिछा के बैठ जाते हैं कि ये डालो पैसे। इन लोगों ने
इन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टियां बना ली हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स और बिलियंस ऑफ पाउंड्स की, सिर्फ खालिस्तान के नाम पे पैसा मांग के। वो 84 के दंगों की तस्वीरें दिखा दिखा के, लोगों की भावनाएं भड़का भड़का के मोदी को गाली क्यों देते हैं? पूछो ना भाई, मोदी ने क्या किया? बिल्कुल सही है। 1984 में मोदी प्रधानमंत्री था क्या? मोदी प्रधानमंत्री बना 2014 में। 2014 से लेके और 2023 9 साल हो गए हैं। अब बताओ, सिखों के खिलाफ क्या किया मोदी ने? सिक्खी के खिलाफ क्या किया मोदी ने? किसानी कानून लेके आए। मैंने आपको बताया कि उसके पीछे क्या क्या कारण था और कैसे देश प्रगति करता है। ये पूरी हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो ये संस्कृति है, जो हम लोग हैं, ये पूरा देश इसको इंजॉय करता है, उसके बेनिफिट्स को। 70% भारत की 65% आबादी इंजॉय करती है उसके बेनिफिट्स को। इन्होंने कह दिया जी मोदी सिख विरोधी है। क्यों सिख विरोधी है भाई? सारी दुनिया के अंदर जितने किसान है सारे सिख हैं, या सारे सिख किसान है? कोई फौजी भी है, कोई बिजनेसमैन भी है, किसी की दुकान है, किसी का रेस्टोरेंट है, सारे किसान थोड़े ना है। तो ये इतने प्रोपागेंडिस्ट्स हैं। और लोग, मैं बताऊं, लोग ऐसे कई मूर्ख भी हैं जो इनकी बातों में आ जाते हैं। तो नहीं आना चाहिए। मोदी साहब ने सत्ता में आने के बाद सिखों की जितनी हिमायत की है वो काबिले तारीफ है, श्लाघायोग है, एप्रिशिएट करना चाहिए। इतना हाईलाइट किया है सिक्खी को। एक सिख को इन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर बनाया, नेशनल कमीशन माइनॉरिटीज का चेयरपर्सन बनाया, करतारपुर साहब का कॉरिडोर खोला, वजीफे बढ़ाए सिखों के लिए, सिखों के मतलब माइनॉरिटीज के लिए फंड बढ़ाया। गुरपुरब में 400 साल, 350 साल, 550 साल गुरु साहबान मनाए इन्होंने। और नेशनली इंटरनेशनल लेवल पे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह की बानी। आफ्टर ऑल सिक्खी क्या है? गुरु नानक साहब का विचार ही तो है। गुरु नानक साहब की जो बाणी है उसको यूनेस्को के माध्यम से दुनिया की बड़ी भाषाओं में ट्रांसलेट करके गुरु नानक साहब का मैसेज कल को आपको स्पेनिश में, फ्रेंच में, जर्मन में, रशियन में और ये अफ्रीकन लैंग्वेजेस में, आपको जितनी दुनिया की बड़ी भाषाएं हैं उसके अंदर आपको ट्रांसलेट होकर मिलेगा। ये दुनिया के उन लोगों तक, उन घरों तक गुरु नानक के मैसेज को पहुंचाने की काम कर रहे हैं जहां तक आज तक कभी कल्पना भी नहीं की सिख प्रचारकों ने। वहां तक ले जाने की बात कर रहे हैं। जो काम एसजीपीसी 100 साल में नहीं कर पाई वो मोदी साहब 9 साल में करके दिखा रहे हैं। फिर भी मोदी जो है सिखों का दुश्मन है। ऐसे बेवकूफ लोगों का क्या इलाज है भाई? बहुत मुश्किल है लोगों को समझना कि ये किस मानसिकता के लोग हैं, किस बीमारी से ग्रस्त हैं। तो कई बार ऐसा महसूस होता है। मैं खालिस्तानियों के विषय में बात कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब, आपने ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहुत ही सुलझी हुई अपने विचार रखे। बहुत सारे दर्शकों को आनंद आया होगा, मुझे तो खुद आ रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद चोई साहब, आपने बुलाया। बहुत लंबे समय के साथ बाद आपके साथ बैठने का अवसर मिला। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आपके दर्शकों से क्षमा चाहता हूं कि मैं बहुत प्रयास करने के बावजूद व्यस्तताओं के कारण नहीं बैठ पाया आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा पुनः आपका बुलाने के लिए। बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद।